स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है कि म्यूचुअल फंड से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और आपके सवालों के जवाब हम इतने सरल और आसान शब्दों में दें ताकि आपकी उलझनें दूर हो जाएं और आप बेहतर क्लैरिटी के साथ म्यूचुअल फंड निवेश को मैनेज कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। क्या किसी फंड की स्कीम का एनएवी हो सकता है 0? बाजार में उथल पुथल, तो क्या अभी एसआईपी टॉप अप करने का सही वक्त है? और क्या म्यूचुअल फंड में बच्चे भी कर सकते हैं निवेश? जानेंगे आज। और इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव एंग्रिश। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं आप? बढ़िया स्वाति। सबसे पहले सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा। अभिनव, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, जरा फिर से कुछ कहेंगे तो एक बार ऑडियो चेक हो जाएगा। गुड़ी पड़वा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और बाकी सब खैरियत है एकदम? घर पे सब ठीक? बस भगवान की दया। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे मिलिंद। मिलिंद नमस्ते, आपको आवाज आ रही है हमारी? ओके, मिलिंद यहाँ नहीं है। चलिए विक्रम जी का सवाल लेते हैं पहले। विक्रम जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते, आपको आवाज तो हमारी आ रही है, जरा सवाल पूछे अपना। हाँ नमस्ते स्वाति जी। नमस्ते मिलिंद जी। जी मैं विक्रम आपसे देवास से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी के मार्केट एवं फाइनेंशियल सिचुएशन में आर्बिट्राज फंड में निवेश सही निर्णय रहेगा और ये लिक्विड फंड से कैसे बेहतर रहेगा? आपको पता है कि लिक्विड फंड और आर्बिट्राज फंड कैसे काम करते हैं? हाँ, मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ। ओके, वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे दर्शकों को शायद ना पता हो कि आर्बिट्राज फंड क्या है, तो सबसे पहले अभिनव ये समझा दे अगर आसान से शब्दों में कि ये किस कैटेगरी का फंड है और कैसे काम करता है। स्वाति, आइडियली आर्बिट्राज फंड वो फंड होता है जो बेसिकली डेट या इक्विटी के बाजार में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है। सेक्टर्स यानी कि कैटेगरीज में, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में या कैश मार्केट्स में। डेट में ज़्यादा नहीं करते हैं बिकॉज इसमें टैक्सेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए इक्विटी आर्बिट्राज स्पेसिफिकली एक कैटेगरी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। आइडियली ऐसे होता है कि अगर आप कैश फंड में अगर आप परचेज करते हैं कोई XYZ स्टॉक, सेम टाइम आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसको बेच के उसके पोजीशंस को एडअप करते हैं। जो गैप आता है कैश और फ्यूचर्स में, उसमें जो डिफरेंस होता है वो एंड ऑफ द मंथ टिपिकली काफ़ी क्लोज आ जाता है जब ये पोजीशंस रिवर्स की जाती हैं। इस तरीके से जो गैप बचता है बिटवीन कैश एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, वो एक तरीके की आपकी इनकम होती है। आईटी एक काफ़ी बड़ा मिथ है स्पेसिफिकली क्योंकि फंड्स का नाम इक्विटी आर्बिट्राज है तो लोगों को ऐसा लगता है, स्पेसिफिकली इस महीने ज़्यादा लग रहा है बिकॉज इक्विटी है तो क्या उसमें भी रिस्क है बिकॉज बाजार इतने गिर रहे हैं और इतनी वॉलेटिलिटी है एंड सो ऑन, जो एकदम गलत है। और स्पेसिफिकली इक्विटी आर्बिट्राज टेक्निकली काफ़ी सेफ फंड है बिकॉज कोई ओपन पोजीशन कभी बाजार में रहती नहीं है। हाँ, रिटर्न्स में मूवमेंट्स आ सकती है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी वॉलेटिलिटी जैसे इस वक्त हम बाजार में देख रहे हैं, उस समय आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कैश और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में। काफ़ी गैप है दोनों कैटेगरीज में, राइट? सो एक्चुअली आर्बिट्राज फंड्स के रिटर्न बेहतर भी हो सकते हैं, बट इसमें आइडियली लॉस करना एक जनरली मैंने ज़्यादा करके देखा नहीं है। एज लॉन्ग एज आप 1 या 3 या 6 महीने तक इन्वेस्टेड रहें। टिपिकली हर आर्बिट्राज फंड में 1 महीने का एग्जिट लोड होता है, लगभग 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट्स का 1 महीने बाद फ्री होता है विड्रॉल। बिगेस्ट डिफरेंस एक आर्बिट्राज और एक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में ये है, जो आपका विड्रॉल पीरियड है वो आइडियली आर्बिट्राज में एक इक्विटी की तरह आपका पे आउट आता है, यानी कि T+2 या T+3 डे पे आपको क्रेडिट मिलता है।
अनलाइक डेट या लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आपको इमीडिएट क्रेडिट नेक्स्ट मॉर्निंग आपके अकाउंट में आ जाता है। ये एक ब्रॉड डिफरेंस है। प्लस जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई मार्केट में पोजीशन रहती नहीं है, अनलाइक लिक्विड एंड डेट जो टिपिकली जी सेक्स में या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में या सीपीज में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें पीरियड रहता है कि वो किस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम यील्ड टू मैच्योरिटी या मॉडिफाइड ड्यूरेशन कहते हैं। वो आर्बिट्राज फंड में टिपिकली होता नहीं है, बिकॉज मंथ एंड तक पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती हैं और लास्ट मंडे तक बेसिकली पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है। तो किसके पोर्टफोलियो में आर्बिट्राज फंड होना चाहिए अभिनव? किस तरह के निवेशक के पोर्टफोलियो में किसे निवेश करना चाहिए, आसान शब्दों में पूछे तो? आइडियली स्वाति, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, ये एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म पार्किंग टूल ही है, जिस लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। हाल ही में बिकॉज डेट फंड्स में इतनी उथल पुथल हुई है जी, आर्बिट्राज फंड एक चॉइसेस इन्वेस्टमेंट है काफी इन्वेस्टर्स के लिए। इसीलिए ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से है। शॉर्ट टर्म इतना शॉर्ट भी ना हो कि आप इसे एक हफ्ते 10 दिन के लिए रखें जैसे लिक्विड फंड होता है, बट एटलीस्ट अपना पीरियड 1 से 3 महीने के आप मिनिमम पीरियड के हिसाब से इसे इन्वेस्ट करें। तो विक्रम जी को आप सलाह देंगे कि अगर इनका नजरिया 6 महीने तक का है या 1 साल का, तो इसमें निवेश करें इस वक्त? एब्सोल्युटली, काफी कंफर्टेबल है, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, काफी बड़ा इनके पास चॉइस है। हर फंड हाउस के पास आर्बिट्राज फंड है। अच्छा, ये हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है जहां पर 65% मिनिमम इक्विटी में निवेश होना चाहिए, राइट अभिनव? करेक्ट, एब्सोल्युटली। इसीलिए इसमें इक्विटी कैटेगराइजेशन आती है, जिससे आप इक्विटी के टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिकली इक्विटी के हिसाब से होंगे 10 या 15% के हिसाब से, अनलाइक डेट के आपको 30% या आपकी बेसिकली इनकम कैटेगरी के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर आपको टैक्स देंगे। अच्छा, एक और सवाल जो शायद थोड़ा सा स्टूपिड साउंड कर सकता है, लेकिन मैंने क्योंकि ये देखा तो मुझे लगा कि ये क्लैरिटी मैं भी ले लूँ आपसे। मैं इनके पोर्टफोलियो को चेक करी थी 1-2 आर्बिट्राज फंड के, जैसे टाटा आर्बिट्राज फंड या फिर BNP पारिबा आर्बिट्राज फंड। वहाँ पर जो पोर्टफोलियो में दिखाता है कि इक्विटी होल्डिंग कितनी है, डेट होल्डिंग कितनी है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, राइट? तो वहाँ मुझे दिख रहा है कि BNP में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 72% है, डेट 27% है, इक्विटी होल्डिंग पे कुछ लिखा हुआ नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इक्विटी होल्डिंग कुछ लिखा नहीं है, होना तो नहीं चाहिए आइडियली, बिकॉज अगर इक्विटी आर्बिट्राज कैटेगरी फंड है, हाइब्रिड इक्विटी कैटेगरी में आता है, तो नेचुरली उसमें कैश पोजीशंस में ऑप्शन होंगी, इसके डेरिवेटिव्स और कैश के कैश मतलब लिक्विड के अगेंस्ट, डेट लिक्विड है, उसके अगेंस्ट आर्बिट्राज क्रिएट किया जाता है। ओके, लॉजिकली इक्विटी। तो ये मैंने 3 फंड चेक किए थे, BNP पारिबा, टाटा आर्बिट्राज और DSP आर्बिट्राज फंड। तीनों में मुझे इक्विटी, और मैंने उनकी साइट पे नहीं देखा है, मैंने किसी और साइट पे देखा जहां पे सारे फंड्स के कंपैरिजन या डिटेल्स रहती है। तीनों में मुझे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिख रहा है, लेकिन डेट कॉम्पोजिशन दिख रहा है, लेकिन इक्विटी पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि क्यों है ऐसा यहाँ पे, तो आई थॉट आई विल चेक विथ यू। आइडियली नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको इक्विटी टैक्सेशन बेनिफिट चाहिए तो इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स का पोजीशन रखनी ही पड़ेगी जी, और क्योंकि इसमें 65% मिनिमम रखने के लिए सेबी की जो कैटेगराइजेशन है उसके हिसाब से, तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन मुझे दिखा नहीं। तो चले अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ विश्वनाथ जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। विश्वनाथ जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने म्यूचुअल फंड में अप्रॉक्स 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मेरा इक्विटी लिमिट फंड में है जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि अभी जैसे मेरा नॉर्मल SIP तो मंथली चल ही रहा है अभी तक, तो मैं अभी इसको टॉपअप भी कुछ कर डाल सकता हूँ, लाइक 5,000 पर इक्विटी या फिर 2,000 टॉपअप, ताकि वो NAV क्योंकि कॉस्ट से काफी नीचे आ चुका है, तो कुछ इक्विवेलेंट करने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं या फिर वेट करना चाहिए कुछ और? नहीं, अच्छी बात है कि आप ऐसे माहौल में भी सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं अभिनव। सी आइडली आप SIP आप इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहे हैं कि आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करें। नेचुरली इसका मतलब ये है कि आप बाजार को टाइम नहीं करना चाहते, आप कर भी नहीं सकते हैं। अब जब बाजार काफ़ी गिर चुका है, ऑलमोस्ट 30% तक का एक मेजर मार्केट्स में जो फॉल आया है, इंडाइसेस में आया है, उसके हिसाब से नेचुरली अगर आप आज यूनिट्स लेंगे तो आपकी एवरेजिंग बेटर ही होगी। तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप आज अपने SIP यूनिट्स को ऐड करें
ये ज़रूरी नहीं है कि आप SIP का रूट ही लें, आप सेम फोलियो में टॉप अप करने के लिए एक लम सम परचेज भी कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप SIP रूट लें और एक बंदिश रखें अपने लिए कि मैं अगले महीने की XYZ डेट पे ही इन्वेस्ट करूँगा। लम सम अमाउंट सेम फोलियो में परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलें। तो विश्वनाथ जी, आप एकदम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और अभी आप निवेश कर सकते हैं तो ये सही मौका है, इंतज़ार मत कीजिए। हमने पहले भी कई दफ़ा इस शो के ज़रिए बताया है दर्शकों को कि अगर आप एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो पूरा पैसा एक दिन ना लगाएं, उसको कुछ हिस्सों में बांटिए और अलग अलग दिनों में या एक एक हफ्ते करके वैसे आप निवेश कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा एवरेजिंग का फ़ायदा मिलेगा। अगला सवाल लेते हैं। बालाकृष्ण राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पे। बालाकृष्ण जी नमस्ते। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ मैम, मैं विशाखापट्टनम से बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग अप माय क्वेश्चन। जी बताएं, सवाल है क्या आपका? नमस्ते जी, मेरा सवाल ये है जी। सपोज NAV of any mutual fund comes to a zero in this correction or in any correction, then what will happen to our investment? बहुत ही उम्दा सवाल बालाकृष्ण जी, जो एक निवेशक के मन में आजकल ज़रूर उठ रहा होगा। अभी ना कभी ऐसा हुआ है क्या हिस्ट्री में कि म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में, इतिहास में, कि किसी भी स्कीम की NAV ज़ीरो हो गई हो? मैंने म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री में टिपिकली देखा नहीं है। मैंने डेफिनेटली कुछ अदर कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में देखे हैं जो क्लोज एंडेड टाइप स्कीम्स होती हैं। अच्छा। बट म्यूचुअल फंड्स में नहीं। तो कृष्णा जी अभी समझाना चाहूँगा कि देखिए जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स होती हैं, तो जैसे आपने डिस्क्लेमर भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड का सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड मार्केट रिलेटेड वैल्यूएशंस। तो बेसिकली हर सिक्योरिटी की जो होल्डिंग है वो आइडियली एक स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड है। नेचुरली जब बाजार गिरता है तो आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू भी गिरती है। जो आप कहना चाह रहे हैं आइडियली कि अगर म्यूचुअल फंड ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब जितनी सिक्योरिटीज़ हैं वो फंड के पोर्टफोलियो में, उन सब की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। आइडियली मैंने देखा नहीं है, जैसे मैंने कहा, और होना नहीं चाहिए बिकॉज जनरली काफ़ी लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो इक्विटीज़ हैं या डेट हैं। यस, हमने मिलेनियम क्रैश के टाइम ये भी देखा है कि 20 रुपए की NAV 2 रुपए हो जाती थी। बट फिर भी अगर आप वो फंड हो, वो उसका भी एग्जाम्पल है, जैसे अलायंस न्यू मिलेनियम फंड था जिसकी 2 रुपए वैल्यू हो गई थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसकी भी NAV बढ़ती रही बिकॉज वैल्यूएशन आपके पोर्टफोलियो की बढ़ती रही। बट हैविंग सेड दैट, इसकी भी प्रोविजन होती है। अगर आप SID SI को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे कि अगर कभी कोई फंड की NAV ज़ीरो हो जाए तो बेसिकली वो फंड हाउस को वो स्पेसिफिक स्कीम को वाइंड अप करके, अगर उसमें कुछ भी वैल्यू है या तो उसका ऑप्शन किया जाता है, और अगर नहीं हुआ है कुछ भी वैल्यू अगर बचती है उसमें, तो जितने यूनिट होल्डर्स हैं उसमें इक्विटी डिवाइड की जाती है। बट नेचुरल सी बात है कि अगर वैल्यू सो कॉल्ड NAV ज़ीरो हो चुकी है, इसका मतलब फंड ने या तो उसको राइट डाउन कर दिया है या तो ऑफिशियली लिस्टेड वाले प्राइस ज़ीरो हो गई है। आजकल जैसे डेट मार्केट्स में काफ़ी सिक्योरिटीज़ को हम साइड पॉकेट करके उसकी वैल्यू ज़ीरो भी कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ प्योर डेट पोर्टफोलियो है, और अगर पूरा पोर्टफोलियो अगर साइड पॉकेट करके एक सेपरेट पोर्टफोलियो में क्रिएट किया गया है, 6 महीने 1 साल बाद अगर वो सिक्योरिटीज़ के फंड रियलाइज होते हैं, तो जितने यूनिट होल्डर्स हैं उनकी यूनिट होल्डिंग के हिसाब से, एक कैलकुलेशन के हिसाब से सबको उतनी रकम वापस दी जाएगी। ओके, ऑल राइट। मैं देख रही थी, कुछ रिसर्च कर रही थी इस पे। बालाकृष्ण जी, एक DSP ब्लैक रॉक माइक्रो कैप करके फंड हुआ करता था, उसका नाम अब DSP स्मॉल कैप है शायद। मार्च 2009 में इसकी NAV 4.20 हो गई थी। लेकिन अगर आप बने रहते अगर जो निवेशक है बने रहे इसमें, फंड अगर अच्छा है, तो मार्च 2020 तक इसकी NAV 55.21 हो गई थी, 55.21। तो NAV नीचे जाती ज़रूर है, जैसे अभिनव ने भी कहा कि 2 रुपए तक भी गई हुई है किसी फंड की NAV, लेकिन बने रहे अगर फंड अच्छा है, परफॉर्मेंस ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना फंड हाउस है, तो वापस से ये बाउंस बैक करता ज़रूर है। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे। सुनील चौधरी है हमारे साथ लाइन पे क्या? चलिए उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। उनका सवाल लेते हैं फिलहाल। उन्होंने निवेश किया था एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में अभिनव, और आई थिंक उनकी जो SIP है, SIP नहीं है, लमसम इन्वेस्टमेंट किया था, और उसने
कंप्लीशन डेट जो थी वो जून 2020 की रखी थी। जाहिर सी बात है अभी गिरावट दिख रही होगी शायद उनको अपने पोर्टफोलियो में। जानना चाहते हैं कि अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि इस गिरावट को वो थोड़ा कम कर सके, मिनिमाइज कर ले या फिर इससे ओवरकम कर सके। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जानना बहुत ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है कि आइडियली जो ELSS फंड्स हैं जैसे एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है ATC या टैक्स बेनिफिट्स के लिए। अब लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये फंड 3 साल बाद एक मेच्योरिटी लेवल होगी, जैसे आपकी डिपॉजिट्स की या PPF की ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की होती है। ELSS फंड्स में ऐसा नहीं होता है। ये 3 साल के लिए क्लोज एंडेड रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको वो टैक्स बेनिफिट मिला है उसमें, और उसके 3 साल खत्म होने के बाद ये फंड एक ओपन एंडेड स्कीम हो जाता है, यानी कि एक नॉर्मल इक्विटी फंड की तरह ये बिहेव करता है और आप इसमें जितना लंबा चाहें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ELSS और उसकी कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। सेकेंडली, देखिए नेचुरली बाज़ार काफ़ी गिरा है। हमने 3 3.5 साल का लो देख लिया है, 1 महीने के अंदर काफ़ी डीप करेक्शन आया है। सजेशन यही रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्टेड रहें। जैसे आप पिछले कॉलर से भी हमने बात करी, हमने बताया कि NAVs काफ़ी गिर गए थे हिस्टोरिकली। सिचुएशन है कि आप पैनिक करके इसको सेल कर दें। अगर आप पैनिक करके सेल करेंगे नेचुरली आप लॉस बुक करेंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप बने रहें, जो हम हर इक्विटी इन्वेस्टर को कहते हैं। केस ऐसे कहते हैं कि आपको लग रहा है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी गिर गया है और पोर्टफोलियो देखने में बड़ा दुख होता है, बट उससे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर आप लॉजिकली सोचें और उसमें रहें, एक्चुअली आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके फंड्स रिकवर हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज फंड हाउस के का सिलेक्शन अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा काम करता है। एक्सेस के लिए नेचुरली वही कैटेगरी होता है, इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया अक्रॉस ऑल द कैटेगरी। यहाँ पर हमारे साथ अभिनव 1 मिनट, यहाँ पर हमारे जो ये दर्शक है ये जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुनील जी। हाँ जी मैम। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज़ बोलिएगा प्लीज़। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ, ज़रा कहानी बताइए। मैं आपसे ख़ास तौर पे लाइव शो में बात करना चाहती थी कि आपने ये निवेश कब किया था, किसके कहने पे किया था और क्यों किया था। ओके, मैं बताता हूँ। मैं 3 साल पहले मेरी एक FD मैच्योर हुई थी, उससे मुझे 4.5 लाख रुपए मिले। वो 4.5 लाख रुपए मैं एक्सिस बैंक में गया और वहाँ पर जो पर्सन थे उन्होंने बोला कि आप मैंने उनसे पूछा कि मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने बोला म्यूचुअल फंड में कर लीजिए। तो मैंने बोला किस में कर सकते हैं जिसमें FD से बेटर रिटर्न मिले। तो उन्होंने बोला कि एक्सिस के लॉन्ग टर्म इक्विटी प्लान में आप इन्वेस्ट कर दीजिए इसको, और ये 3 साल में ऑलमोस्ट मतलब 4.5 लाख से 7-7.5 लाख पे पहुंच जाएगा जी। तो मैं क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में उतना मुझे नॉलेज नहीं था, तो उनका मैं पास हिस्ट्री सुन के मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। अभी मार्च के बिगिनिंग तक वो फंड में मेरे को 4.5 से 6 लाख रुपए तक वो पहुंच गया था, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जून तक 6.5 लाख 7 लाख तक पहुंच जाएगा। पर ये सडनली अभी ये माइनस में चला गया है, और आने वाली सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये बहुत डाउटफुल हूं मैं कि ये पॉजिटिव में आएगा। तो अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस म्यूचुअल फंड में जो मेरे माइनस में है तो मैं इसको कैसे रिकवर कर सकता हूँ, और अगर मुझे रिकवर करना है तो क्या मुझे इसके लिए कुछ और पैसे डालने पड़ेंगे? नहीं, रुकिए, आपने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां कर ली हैं अपने निवेश के साथ। ओके। अभिनव, आप गिनाएंगे गलतियां, समझाएंगे या फिर मैं बताऊं? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप बिजनेस चैनल्स देखते हैं जैसे जी का ही चैनल भी आप देखते होंगे, टिपिकली हर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आता है कि आप प्लीज स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ें, वो बाजार से कनेक्टेड होते हैं और कैसे मूवमेंट्स आ सकती है। यस, ये भी इंपॉर्टेंट था कि अगर आप एडवाइजर के पास गए, इन दिस केस आई थिंक एक्सिस बैंक इज व्हाट ही सेड, उनका ये जॉब होता है आपको समझाना है कि ये कैसे कनेक्टेड है बाजार से और क्या इसके अप्स एंड डाउन्स पॉसिबल हैं। अब अगर आपको ये कहा गया है कि 4.5 लाख रुपए 3 साल में 7.5 लाख रुपए होंगे, तो आप लगभग 25 से 35% की एवरेज एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल की। नेचुरली वो पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो सभी को उसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हाई रिस्क हाई रिटर्न सिचुएशन, एक वो। दूसरा, आइडियली ऐसा करना चाहिए था कि इनको 4.5 लाख रुपए STP या सिस्टम ट्रांसफर प्लान में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम एवरेजेस भी हो जाती है और नेचुरली होल्डिंग अच्छी भी हो जाती है। हैविंग सेड दैट, स्कीम बुरी नहीं है, स्कीम का पोर्टफोलियो अभी भी अच्छा है, अभी भी एक रिकमेंडेड फंड लिस्ट में है। मेरा एक स्ट्रॉन्ग इनसे एडवाइस रहेगा कि इन्वेस्टेड रहें। अगर इस बाजार में अगर सरप्लस है तो
तो नेचुरली वो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी नहीं, पोर्टफोलियो के हिसाब से कोई और इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हैविंग सेड दैट 3 साल के लिए आपके फंड्स ब्लॉक होंगे। राइट? तो अगर आपको वो कंफर्ट चाहिए कि आपके पास थोड़ी लिक्विडिटी रहनी चाहिए, तो आप कोई दूसरा इक्विटी को लार्ज कैप फंड अभी सिलेक्ट करें, क्योंकि इतनी करेक्शन आई लार्ज कैप्स में। तो इस तरीके से अगर वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करे तो नेचुरली ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिकवर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मैं कहूँगा कि वो अच्छे खासे रिटर्न्स बना के एग्जिट ले सकते हैं। यस, होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है, वो 3 साल से हो सकता है 6 साल हो जाए, लेकिन फिर भी इक्विटीज है तो काफी कॉन्फिडेंस है। और जो हमने पढ़ा है, जो हम समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऑलवेज बेनिफिट्स फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज लॉन्ग एज वो रहे बाजार में, वो गिरे हुए बाजार में भी रहे, और जब रिटर्न आता है, जब वो बाजार रिवर्स करता है, तभी भी बाजार में रहना बहुत जरूरी है। जी सुनील जी, देखिए आपने जो कुछ गलतियां की, आप हैं हमारे साथ? हाँ जी बिल्कुल। थोड़ी डांट लगा दूं आपको? बिल्कुल एनी टाइम। बहुत, ये एकदम गलत अप्रोच था कि आपके पास पैसा है, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आपने एक रखा है कि पैसे ग्रो करे, लेकिन आपने लालच किया। पहली बात तो आपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एक फंड है जो आपका जो कैटेगरी है एक्सेस लॉन्ग टर्म का, वो वही है जहां पे अमूमन टैक्स बचाने और वेल्थ क्रिएट करने के लिहाज से पैसे लगाए जाते हैं। आपने वो समझा नहीं, आपने पैसे लगा दिए। और कोई 3 साल से कम के लिए इक्विटी में पैसा लगाना हम कभी सलाह नहीं देते हैं, बहुत रिस्की खेल खेल रहे हैं आप। तो इस तरह की गलतियां आगे मत कीजिए। आपके पास वक्त है, आप पैसे की जरूरत आपको नहीं है ये ना, तो अभी छोड़ दीजिए पैसे इसमें, ठीक है? ओके। क्योंकि फंड अच्छा है अपने आप में, फंड में कोई स्कीम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आगे चलते हुए कभी भी निवेश करना हो तो किसी के कहने पे सिर्फ पैसे ना लगाएं, किसी एडवाइजर के पास चले जाइए ना। ओके। तो वहां थोड़ा पैसा उनको दीजिए, उनकी फी दीजिए, वो आपका ढंग से आपको प्लान बना के देगा, समझाएगा कि आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं, उसके प्लस साइड पॉइंट्स क्या हैं, माइनस पॉइंट्स क्या हैं, सब बताएगा आपको। तो आपको आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे इस तरीके से, कम से कम, ठीक है? ओके। तो आगे से ख्याल रखिए। तो मैं इसको रिपीट करूं या मैं इससे बाहर निकल? नहीं, बाहर नहीं निकलिए, बने रहिए। अगर आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है इस वक्त, तो छोड़ दीजिए उसको, रिकवर कर जाएगा ये अपने आप ही। कुछ वक्त दीजिए इसे और अब, ठीक है? ओके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अपना और अपने परिवार वालों का प्लीज ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दें हम कि भाई देखिए, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, संयम बरतें, और निवेश से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेज दीजिए। कहाँ भेजना है, आपकी स्क्रीन पर सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी लेकिन बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।